आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा ब्लॉक कांग्रेस पर फोड़ने से नाराज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। पत्रकारों से बातचीत में विप्लव ने कहा कि वो अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। विप्लव ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जीत गए तो पार्टी की जीत और हार गए तो छोटी सी इकाई जिम्मेदार। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य में चारों सीटों पर कांग्रेस की हार के केवल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब टिकट आवंटन होता है तो क्या ब्लॉक कांग्रेस से राय ली जाती है, अगर नहीं तो फिर हार के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना कहां तक जायज है। पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे कि आप जी रोल बैक कीजिए, पेट्रोल की कीमतें रोल बैक कीजिए, उसकी कीमतें रोल बैक कीजिए। आज वो कर रहे थे, बहाना बना रहे हैं इराक वॉर का। अभी तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। चीनी, आप शुगर लॉबी को, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए आप शुगर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए उनको 4000 करोड़ बिना किसी उसके दे रहे हैं। अब प्याज के लिए कह रहे हैं हमें एसेंशियल, उसके लिए प्याज का भी यही है, क्योंकि नासिक और महाराष्ट्र से वहां भी फायदा पहुंचाने के लिए प्याज का है। होर्डिंग की बात कर रहे हैं। होर्डर्स है कौन है होर्डर्स? किससे संबंधित रखते हैं होर्डर्स? जब हम कह रहे थे कि ये स्टेट इशू है, जब कांग्रेस यूपीए बोलती थी कि ये स्टेट इशू है, स्टेट्स को करना चाहिए, नहीं जी सेंटर कदम उठाए, तो आप कौन से कदम उठा रहे हैं? वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। किस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी है और किस पर नहीं, यह उनका अधिकार क्षेत्र है। परोक्ष तरीके से सांसद विप्लव ठाकुर और राष्ट्रीय सचिव आशा कुमारी पर निशाना साधते हुए वीरभद्र ने कहा कि उन्हें मीडिया से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी फोरम पर मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी केवल 2-3 लोगों की राय से नहीं चलती। सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशाध्यक्ष द्वारा मंत्रियों और विधायकों से 12 जुलाई तक लिखित में हार के कारणों का विवरण मांगे जाने को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है। अगर मंत्री और विधायक यही सवाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पूछें कि उन्होंने चुनाव में क्या काम किया तो कैसा लगेगा। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज दिल्ली रवाना हो गए। वो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उनकी बैठकें तय हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री 6 जुलाई को शिमला लौटेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी बैठकें होगी। गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की जानी है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने प्रदेश की उम्मीदों पर पानी फेरा था। अब 14वें वित्त आयोग को प्रभावी तरीके से इस मसले को उठाया जाएगा। उम्मीद है कि मोदी सरकार प्रदेश के हितों को अनदेखा नहीं करेगी। दिल्ली दौरे के दौरान ऐसे कई अन्य अहम मसलों पर भी चर्चा की जानी है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र शनिवार को कांग्रेस की हार पर भी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। हम आपका उधर हिमाचल भाजपा 25 और 26 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सोलन में आयोजित कर रही है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेंगे।
इसको लेकर सोलन जिला भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। सत्ती ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा कार्यकारिणी आगामी रणनीति पर चर्चा करेगी। सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने चुनाव जीतकर नया इतिहास रचा है। सत्ती ने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार 4 महीने के बाद कार्य समिति की हमारी मीटिंग होती है। उसी कड़ी में लोकसभा के चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में लोकसभा चुनावों में जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एक हिमाचल प्रदेश में नया इतिहास रचा है, भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा की सीटें मिली हैं और 5वां जो उपचुनाव था विधानसभा सुजानपुर का, उसमें भी विजय प्राप्त की है। उसकी समीक्षा की जाएगी। उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और उसके साथ साथ आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव की तैयारी के लिए इसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी। हिमाचल विधानसभा बहुत ही जल्दी हाईटेक हो जाएगी और इसके सदस्य भी आपको जल्द ही तकनीक से कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल हिमाचल विधानसभा बहुत जल्द ई विधानसभा प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट के बाद हिमाचल विधानसभा की तस्वीर ही बदल जाएगी और यह हाईटेक हो जाएगी। विधानसभा सदस्य सदन में लैपटॉप का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। देश के अन्य राज्यों की तुलना में पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी अलग पहचान कायम करने वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। राज्य की विधानसभा में आगामी मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई का पूरा लेखा जोखा ऑनलाइन दर्ज होगा। योजना का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने विधानसभा पहुंचकर योजना के जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली। इस योजना के लिए पहले ही राज्य विधानसभा प्रशासन को केंद्रीय तकनीकी मंत्रालय के NIC के जरिए 9 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध हो चुकी थी। अब इस योजना के शुरू होने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। इस सेवा को लागू करने के बाद इसे सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सभी विधानसभा सदस्यों सहित विधानसभा प्रशासन के अधिकारियों और सदन की कार्रवाई की कवरेज करने वाले सभी वरिष्ठ पत्रकारों को इस योजना से जुड़ने का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो हमारा मानसून सत्र होगा, इसमें ई विधान का ही हम प्रयोग करेंगे और मेंबर जो यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और देख रहे हैं। और आज बड़ी खुशी हुई है हमें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कीमती समय निकाल कर इसको विज़िट किया और देखा है और मुख्यमंत्री ने इसको अप्रिशिएट भी किया है कि ये काफ़ी अच्छी एक शुरुआत है और एक देश में सबसे पहला विधानसभा है ये जहाँ पर ई विधान का प्रचलन अब शुरू है। सुविधा के लागू होने के बाद राज्य के सभी सरकारी विभाग विधानसभा की पूरी कार्रवाई की जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे, तो वहीं प्रत्येक विधानसभा हलके की पूरी जानकारी संबंधित क्षेत्रों के विधायकों को उपलब्ध हो सकेगी। जहां अभी विधानसभा सदस्यों को सदन में अपने सवाल पूछने के लिए कागजों से लैस फाइलें अपने साथ लानी पड़ती थी, वहीं अब इस सेवा की शुरुआत के बाद तमाम सदस्य ऑनलाइन ही अपने प्रश्न सदन में पूछ पाएंगे। इसके लिए विधानसभा प्रशासन के तमाम अधिकारियों सहित विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल का कहना है कि इस योजना के शुरू होने के बाद विधानसभा लगभग पूरी तरीके से कागज मुक्त हो जाएगी। वहीं इससे हर सत्र में करीब 9 से 10 लाख रुपए की बचत भी होगी। इसके अलावा इससे जो इसकी खूबियाँ जो हैं वो ये है कि इससे एक तो हमारा 15 करोड़ रुपए का कागज़ और मटेरियल बचेगा, चेयर ट्रीज है वो बचेंगे और लोगों को जो सुविधा हमारे खासकर जो हमारे जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनको अपने लैपटॉप पर घर में बैठे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अपना रिकॉर्ड है। और इसमें एक्स्ट्रा सुविधा ये है कि जो इन्फॉर्मेशन जो हम विधानसभा में कागज़ों के द्वारा देते थे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब जो है 500 कागज़ भी आता था, तो उसकी 110 कॉपियाँ हम मांगते थे।
तो उसमें बहुत सारी दिक्कत डिपार्टमेंट्स को आती थी। अब वो कंप्यूटर पे ही हमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और हम कर सकते हैं। इस आधुनिक योजना के शुरू होने का इंतजार अब सभी को है। राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी ई विधानसभा नाम की इस योजना को विधानसभा की कार्रवाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आधुनिकता के इस दौर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद देश की अन्य विधानसभाएं भी इस योजना को लागू कर देश के लोकतंत्र में भी नए आयाम स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना शुरू होने के बाद धन और समय दोनों की बचत करना बेहद आसान होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहली विधानसभा है देश के अंदर जहाँ पर कि हमने ये जहाँ हमने हाईटेक का इस्तेमाल किया है और ई विधान को अडॉप्ट किया है। और इसमें इसे एक तो रिकॉर्ड माकूल रहेंगे और दूसरी बात है जितना पेपर वर्क होता है आज वो पेपर वर्क जो बहुत कम हो जाएगा और पेपर वर्क कम होगा तो उसका सरकार का खर्चा भी घटेगा जो कागजों पर खर्च होता है। ई विधानसभा नाम की आधुनिक योजना के आगाज के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली विधानसभा सेवा बन जाएगी, जहां आधुनिक तकनीक के जरिए हिमाचल प्रदेश के विकास को और आगे बढ़ाने में नए आयाम स्थापित होंगे। योजना को सही रूप से लागू करने के लिए ज्यादातर विधायकों को इस सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं विधानसभा प्रशासन के अधिकारियों को भी अब जोरों शोरों से इस योजना के बारे में प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। उधर हिमाचल सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने मातहत कर्मचारियों से अपना घरेलू काम नहीं करवाएं और ना ही उन्हें वहां पर तैनात करें, फिर चाहे वो दैनिक मजदूर ही क्यों ना हो। सरकार का ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को कहा था कि किसी भी सूरत में कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी अपने घर पर नहीं लगा सकता और ना ही उनसे कोई घरेलू काम ले सकता है। यह संविधान की धारा 23 का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इस पर 48 घंटे के भीतर रोक लगाने के लिए कहा था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई अधिकारी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अदालत की अवमानना का भी मामला चलेगा। कोर्ट ने इस आदेश के बाद सरकार ने अपने अधिकारियों को नया निर्देश जारी कर दिया है। उधर जोगिंदरनगर के टिकरी गांव के बीच सड़क पर अवरोधक दीवार खड़ी कर पिछले 22 महीनों से बंद सड़क को बंद कर दिया गया है। टिकरी गांव की सड़क को जल्दी खुलवाने की मांग पर टिकरी मुशहरा पंचायत के किसानों ने हिमाचल किसान सभा के राज्य सह सचिव कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पूरे बाजार से जुलूस भी निकाला और 3 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान कुशाल भारद्वाज ने दीवार खड़ी करने की निंदा की। कुशाल भारद्वाज ने इस दौरान सरकार और प्रशासन को भी जमकर कोसा। इराक में दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसका असर भारत पर भी देखा जाने लगा है। ऐसे कई परिवार हैं जिनमें से कोई ना कोई इराक पैसे कमाने गया हुआ है, लेकिन बिगड़े हुए हालातों में वहीं फंस गए। कुछ यही कहानी है देहरा गांव के वाड़ी के रविंद्र की। देहरा के गांव वाड़ी में आंखों से सड़क की तरफ टकटकी लगाए ये माँ इंतज़ार कर रही है इराक में फंसे अपने बेटे का, जिसकी उम्मीद अब भी नहीं टूटी है। दिल में जिगर के टुकड़े के लिए जो दर्द है वो अब बताया भी नहीं जा रहा। अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए हैं, बस इंतज़ार है तो जिगर के इकलौते टुकड़े के घर लौटने का, जिसे अपनी गरीबी से बेबस होकर जैसे तैसे पैसे कमाने के लिए इराक भेजा था। लेकिन क्या मालूम था कि इराक के हिंसक हालात परिवार को ये दिन भी दिखाएंगे। आजकल तो ऐसे ही भाई बच्चे जड़े गए बाहर तो वो बोल रहे हैं भाई हम कब घर पहुँचिए, उधर रोटी खाने को नहीं मिलती है और बच्चे तंगियाँ रह रहे और उधर बच्चे रह रहे, इधर हम रह रहे। आपको अभी तक उस वहाँ पे क्या हो रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं? हमारे को पता नहीं। इराक में चल रहे कत्लेआम ने देश और दुनिया में जबरदस्त भूचाल पैदा किया हुआ है,
लेकिन सरकार के रवैये ने मां के दर्द को और बढ़ा दिया। सरकार की असंवेदनशीलता इराक मसले पर ऐसी है कि इराक में फंसे लोगों के परिवार से अब तक कोई संपर्क साधा नहीं गया है। हमारे को कोई भी नहीं आया समर्थन, ना गवर्नमेंट का हाँ भी कोई दे रहा व्यक्ति यहाँ कि हम आपका लड़का उधर गया था, हम कुछ सहायता करिए आपकी। इराक में फंसे भारतीयों के वतन लौटने का सिलसिला जारी है। इराक में रविंदर उसी एयरवेल कंपनी में काम करते हैं जहां से कुछ दिन पहले $1100 की जमानत देकर अपने घर लौटे राहुल काम किया करते थे। राहुल घर वापस लौट आए हैं और राहुल ने जो कुछ भी रविंदर के परिवार को बताया है उससे परिवार और ज़्यादा फिक्रमंद हो गया है। आपके बेटे से फ़ोन पे कोई बात होती है? नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या हो रहा है, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है? नहीं, वो नहीं, हमें क्या पता है इतनी दूर से। अभी बोले थे उसको कोई पकड़ के रखा है, कहाँ से? वो बंदी बना के रखते हैं। कहाँ पे? वो कमरे में। हिंसा से प्रभावित इराक में फंसे कई लोग भले ही जमानत देकर छूट गए हों, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का रवैया हैरानी भरा है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज़। प्रशासन की नाक के नीचे नालागढ़ में अवैध कॉलोनियों को काटने का काम बदस्तूर जारी है। हालांकि नालागढ़ के एसडीएम इन अवैध कॉलोनियों को काट रहे तथाकथित प्रॉपर्टी डीलरों पर जल्दी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नींद ना टूटना एसडीएम के दावे पर सवालिया निशान लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक नालागढ़ इलाके में अब तक ऐसी 8 कॉलोनियां काटे जाने की शिकायत प्रशासन तक पहुंची है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने इन कॉलोनियों तक ना तो सड़क और ना ही पानी और बिजली का कोई पुख्ता इंतजाम किया है। प्रॉपर्टी डीलरों के गोरखधंधों से राज्य सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। दिक्कत है जी अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, इन्हें साड़ी सड़क वगैरह, पानी, अपना सीवरेज वगैरह इन्हें कोई प्रोविजन नहीं रखा है इन्होंने, और सानू ये बात दिक्कत आनी है। हम तहसीलदार से भी मिले थे, उसको बताया था, लेटर दिया था टीपीसी का कि एक एक्ट का कि इसके अगेंस्ट जो है आप इसको ये नहीं कर सकते, ये रजिस्ट्री नहीं कर सकते, लेकिन वो बोलता है कि मैं टीपीसी का नौकर नहीं हूँ, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होंगे उसको मानूंगा। तो फिर इसने बाद में करवाई। सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। कुछ ही गत दिनों में टाउन एंड कंट्री विभाग, जिसके अंतर्गत ये सारी कॉलोनियों का डेवलपमेंट आती है, उनके द्वारा भी ग्राउंड वर्क किया गया है। डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने भी कल विज़िट किया है। जल्द ही एक नई नीति उभर कर आएगी, जिससे जो भी कॉलोनी का जो भी कार्य हैं ये सभी का किया जाएगा। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।